नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। प्रसिद्ध समाज सेवी, गांधी विचारों के प्रचारक, बोक्सा जनजाति के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर उनके लिए विद्यालय स्थापित कर प्रेरणादायक पुरुष, समाज में नशे के प्रति जागरूकता एवं शासन प्रशासन पर नशा विहीन समाज के लिए अपने विचारों व धरना प्रदर्शनों के माध्यम से दबाव बनाने वाले उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय सर्वोदयी मान सिंह रावत जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शशि प्रभा रावत जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हल्दू खाता बोक्सा विद्यालय हॉल में संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र लाल आर्य, विद्यालय संयोजिका उनकी ज्येष्ठ पुत्र वधू श्रीमती मंजू रावत एवं कई अन्य सदस्यों द्वारा स्वर्गीय श्रीमती शशि प्रभा रावत के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर श्री नेगी प्रसिद्ध समाज सेवी व वार्ड 37 के पार्षद सुखपाल शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर सर्वप्रथम उक्त सादगी भरे कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उपस्थित संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा स्वर्गीय मान सिंह जी व स्वर्गीय श्रीमती शशि प्रभा रावत की जीवनी एवं उनके द्वारा सर्व समाज हित में किए गए कार्यों व संघर्षों पर विचार गोष्ठी में अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुरेंद्र लाल आर्य ने किया। ओम शांति। ईशा वा शरीरं सर्वं यत्यन्त जगत्यां जगत्तेन तत्तेन मुञ्चितां मान व्रजकस्य सिद्धिनं यं ब्रह्मा वर्णेन्द्रवरतः स्थितिमन्त देवेश्वरे वैदिक साङ्गपदकरोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितमनुष्ठा पश्यन्ति योगिनो यस्यां तं न विदो सुरासुरान् देवाय तस्मै नमः। ॐ तत्सत् श्रीनारायण पुरुषोत्तम गुरुतु सिद्धभूतदुष्टविनायक सविता पावक ब्रह्मदतु यः शक्ति ईशु पिता प्रभुतु रुद्र विष्णु तु रामकृष्ण तु रहीमताऊतु वासुदेव हो विश्वरूप तु यहाँ पर वैसे तो हमने विद्यालय का बोक्सा जनजाति के नाम से शुरू किया था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो गरीब बच्चे, निर्बल बच्चे आए तो हमने उनको पढ़ाने का ठाना। हमने कहा ये ऐसे बच्चों के लिए भी ये स्कूल है, आ सकते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर सब निर्बल बच्चे, निर्धन बच्चे और पिछड़ी जाति के और बोक्सा जनजाति के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। 300 एवरेज। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रही थी, जिसको आज कांग्रेस के नाम से जानते हैं, उस समय एक संगठन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जब आज़ादी मिली तो गांधी जी के विचार में था कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए, कांग्रेस को भंग किया जाए और जो देश में शासन करे वो सर्वोदय हो, सर्वोदय सबके विचारों के हिसाब से चले। तो उन्होंने सर्वोदय की स्थापना करनी चाहिए गांधी जी ने। उनका था कि 4 फरवरी को सर्वोदय की स्थापना की जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य था कि 30 जनवरी को ही उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और वो अधूरा रह गया। लेकिन उसके बाद फिर विनोबा भावे जी आगे आए और उन्होंने फिर 11 मार्च को 1948 के आसपास वो सर्वोदय की स्थापना करी। सर्वोदय का मतलब है कि सबको साथ लेकर चलना और सबका उदय हो।
तो वो विचारधारा उसमें बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े। उसमें ये समझो कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ये भी सर्वोदय थे, और गांधी जी ने इन सब लोगों को इकट्ठा करके उनसे कहा कि भाई आप लोग इस सर्वोदय की मुहिम को आगे चलाओ। लेकिन इस बीच उनका कत्ल कर दिया गया, और सर्वोदय तब विनोबा जी ने इसको आगे बढ़ाया। विनोबा भावे जी चाहते थे कि एक ऐसा राष्ट्र बने जिसमें सबके आपसी समझदारी हो, श्रम का विकास हो, कुटीर उद्योग धंधों का विकास हो, और चुनावी प्रक्रिया जो आज है ये ना हो। उनका ये कहना था कि हम आपस में मिलकर ग्राम सभा और जो भी जितनी भी पंचायतें होती है इनका आपस में समझदारी से उठ बैठ के एक जगह बैठ के हम अपना तय करें कि कौन हमारा नेतृत्व करेगा। इस ढंग से वो चाहते थे कि सब उनका मेन फोकस जो उनका ग्राम स्वराज्य भी एक बहुत बड़ा योग था गांधी जी का, विनोबा जी का। वो चाहते ग्राम स्वराज्य मतलब गांव का जो शासन करे वहीं का ग्रामीण करे, उसी क्षेत्र का रहने वाला, क्योंकि वो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को अच्छी तरह जानता है। तो इस ढंग से फिर सर्वोदय की स्थापना हुई और पूरे राष्ट्र में सर्वोदय है। और हमारा सौभाग्य है कि अखिल भारतीय सर्वोदय मंडल के सुश्री राधा गौसानी आश्रम की ये भी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। और उसके अलावा वो हरिजन संघ और महात्मा गांधी संस्थान जितनी भी हैं अधिकतर में बहुत अध्यक्ष रही हैं। और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे उत्तराखंड सर्वोदय मंडल का महासचिव होने का गौरव प्राप्त हुआ है। सवाल है कि आज के बदलते परिवेश में सर्वोदय कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। उसका कारण ये है कि बदलते हुए हालात और लोगों की सोच में फर्क है। गांधी जी की विचारधारा तो आज भी उसी प्रासंगिक है जितनी उस समय, और उनका एक बहुत बड़ा सर्वोदय का था कि सर्वधर्म संभाव एवं मानव एक समान, एक ईश्वर के सब संतान। इसी लाइन ने हमको भी सर्वोदय से जुड़ा, और भाई जी का जो सोच थी, उनकी जो सरलता, सादगी, ईमानदारी जो थी, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं सर्वोदय में। सर वैसे ये पहली पुण्यतिथि हाँ जी, और इस उससे हम खैर गांधीवादी लोग सादगी से चाहते हैं, सादगी से मनाते भी हैं। उनके जो कार्य थे, उनकी जो सेवा थी, उसको मद्देनजर रखते हुए हम पूरा करते हैं। विद्यालय को सहयोग करने में सबसे पहले हमारे पूर्वज कर्मठ जी थे, पूरा नाम हाँ ना, उन्होंने भी मुझे बहुत प्रेरणा दी। वो हर समय मेरा सिर ऐसे करते थे, सावा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उनको चिंता भी रहती थी कि तुम कैसे खाओगे, बिना तुम जहाँ जाते हो वहाँ फ्री में स्कूल चलाते हो, वहाँ फ्री कराम करते हो। मैंने कहा देखो हम यहाँ एक कहावत है ना, जिसने सिर दिया वो शेर भी देगा। मैं उनको ये बोलती तो बहुत खुश होते थे कि आपकी सोच तो बिल्कुल रावत जी की तरह हो रही है। मैंने कहा हाँ, उनकी प्रेरणा मिल रही है, उनके संस्कार पड़ रहे हैं हम पे। तो इसके अलावा फिर मैंने पिताजी के साथ, जैसे मेरी शादी के साथ मैंने पद यात्राएँ भी लाल ढान और 40 बारहवीं का जो मैं निरीक्षण करती थी, बिल्कुल फ्री में आने जाने का पिताजी करते थे। मैंने कि कहाँ से करोगे, लेकिन पैदल ज़्यादा जाते थे, बहुत ज़्यादा पैदल। मीठी बेरी और ढकिया, बंगला, बांसुरा, इन जगहों में मैंने बोक्सा जनजाति बच्चों के बागवानी कहीं पे मैं शुरू करती थी, फिर वहाँ टीचर की व्यवस्था करती थी। उस समय बोक्सा जनजाति की तो कोई पढ़े लिखे नहीं होते थे, पर सामान्य जाति की लड़कियाँ थी, उनको चुनती थी वहीं लोकल में। क्या लगता है आपको कि आपका जो ये प्रयास रहा बोक्सा जनजाति के बच्चों को शिक्षा देने का, वो आज कितने प्रतिशत जो है कि आप कामयाब हो? मुझे तो लग रहा है कि कम से कम 70%, क्योंकि आज जो बच्चे पहले पढ़ते नहीं थे, स्कूल जाने से डरते थे, इनके पेरेंट्स बोलते थे स्कूल जाने से इसकी माँ खत्म हो गई, इसको बुखार आ गया, इसकी भाई ऐसा हो गया, मतलब ये सोच उनकी थी। तो आज वो सोच नहीं है। आज जो भी आज इस विद्यालय में जितने ज़्यादा बच्चे बोक्सा जनजाति के, मतलब 75% बच्चे हमारे बोक्सा जनजाति के, तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। अब बल्कि वो जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे यहाँ उन बच्चों के पेरेंट्स को मैंने पढ़ाया है, उनके बच्चे आज की डेट में पढ़ते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आते हो बच्चों को छोड़ने, तो कहते मैडम आपने हमको पढ़ाया ना, तभी तो हमको भी ये लग रहा है कि इन बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। तो अच्छा लगता है उनके बोलने से।
समुदाय जो समय समय पर इसके प्रचार प्रसार करता रहता है और भी काफ़ी सामाजिक संगठन इसमें आगे बढ़कर काम करते हैं, लेकिन सरकारी नीति इसमें बहुत बड़ी बाधक है, क्योंकि सरकार ने जगह जगह शराब की दुकान खोल दी है और हम तो इसका विरोध करते हैं। और चंद्रभान गुप्ता जी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कोटद्वार में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उस समय के जो लोग थे उन लोगों ने सहयोग करा, उसमें सीता गुप्ता भी आज हमारे बीच में है, वो भी उसमें शामिल थी। तो उसके बाद उस समय की सरकारें ऐसी हुआ करती थी कि वो जन भावना को समझती थी। तो चंद्रभान गुप्ता जी ने सर्वोदय के कहने पे उस समय राधा बहन जी भी उसमें आई थी और सरला बहन जी भी आई थी और भी सर्वोदय के जितने थे सब कार्यकर्ता वहाँ पर आए थे। तो उनसे प्रभावित होकर चंद्रभान गुप्ता जी ने पूर्ण उत्तराखंड में नशाबंदी कर दी थी, मतलब ड्राई एरिया घोषित कर दिया था। तो मैं आज भी मनन करता हूँ कि वो क्या दौर था। आज चारों तरफ अशांति फैली हुई, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। चंद्रभान गुप्ता जी तक जब ये बात पहुँची कि वहाँ पर गढ़वाल में विरोध हो रहा है, तो उन्होंने एकदम से डीएम फौड़ी को और सभी कमिश्नरों को सूचित किया कि इसको तुरंत बंद किया जाए। उस समय आपने सुना होगा ड्राई एरिया बोलते थे उस समय, है ना। ऐसे भी लोग थे। तो मानसिंह रावत जी का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद भी वो जगह जगह शराबबंदी के लिए आंदोलन करते थे। ईडी में उन्होंने आंदोलन करा, नानक गुप्ता में कार्यक्रम करा, कौसानी को हमारा मुख्यालय है और इधर से जहाँ जहाँ जाते थे उसके बारे में उन्होंने गीत बनाया था कि नित्य भाई दारू। तो ऐसे करके उन्होंने खुद जन जागरण का काम किया। आज भी हमारे बीच में श्री सत्यप्रकाश खिलाल जी, श्री प्रकाश कोठारी जी, ये लोग चिंतित हैं कि कैसे इसको करा जाए। और उसके बारे में आज से करीब 2 साल पहले एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें जल निगम स्टोर से लेकर और तहसील तक एक जुलूस निकला था। बहुत बड़ा जुलूस था, लेकिन उसको मीडिया और चीज़ों ने इतनी उसको तवज्जो नहीं दी जिस ढंग से होना चाहिए। और हमारे जगमोहन भारद्वाज एडवोकेट हुआ करते थे, जो नशाबंदी परिषद के उत्तराखंड के अध्यक्ष थे और मैं उत्तराखंड नशाबंदी परिषद का डब्ल्यू महासचिव था, आगे महासचिव। तो इस ढंग से हमारा प्रयास रहता है, लेकिन लोगों का इसमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता। मेरी शादी हुई थी 1982-83 में। उसके बाद से मैं पिताजी लोगों के साथ रहती थी। उस समय हमारे यहाँ पे कम से कम 30-40 बालवाड़ियाँ चलती थी। तो बालवाड़ियाँ थी कुछ उत्तराखंड में, कुछ थी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, तो इन बालवाड़ियों में निरीक्षण करनी जाती थी। कहीं पर मैं निरीक्षण करती थी बालवाड़ी। तो तब से मैं पिताजी के साथ काम करने लगी। और उसके बाद फिर हमने एक IGSS करके एक इंडो जर्मन सोशल सोसाइटी सर्विस यहाँ यहीं पे डे नाइट का एक विद्यालय शुरू किया था, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चला, 2 साल चला था। उसके बाद वहीं से उन्हें बंद कर देता। तो उस समय में मुझे भी एक ऐसा लगाव जैसा हो गया था इतने सालों से काम करते करते कि अब स्कूल बंद हो गया, मुझे कुछ करना चाहिए, आगे करना चाहिए। पिताजी ने एक बार कहा कि सन 2000 में, उसके बाद जब विद्यालय बंद हो गया, तो पिताजी ने कहा कि हम लोग एक विद्यालय खोलना चाहते हैं बोक्सा जनजाति, केवल बोक्सा जनजाति बालिका विद्यालय का। तो मैंने कहा पिताजी कहाँ से होगा साधन, उसके लिए पैसा चाहिए। पिताजी ने कहा अच्छे काम करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ऊपर वाला सब मदद करता है। और सचमुच हुआ भी ऐसे। तो हमने 2000 में जब शुरू किया विद्यालय, उसके बाद हमारा 2011 तक ये विद्यालय हमने अपने निजी संसाधनों से, बच्चों से किसी प्रकार की फीस नहीं होती थी, इधर उधर से चंदा करके। मैं एक बात और बता दूँ, मेरे साथ जो हमारे डॉक्टर लाल आनंद जी यहाँ पर बैठे हैं, वो भाई साहब मेरे प्रेरणा स्रोत है। हमारे पिताजी के असाज के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे सास ससुर हैं, वो मेरा मार्गदर्शन बराबर करते रहते हैं। और उनकी प्रेरणा से मैं काफ़ी आगे तक भी काम कर रही हूँ और शायद करूँगी जब तक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो उसके बाद हमने 2000 में विद्यालय शुरू किया था, बोक्सा जनजाति बालिका विद्यालय। तो काफ़ी संघर्ष का बिना पैसों का चलाना बहुत टफ, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी कहानी है। इसके तो सारा कई दिन बीत जाएंगे। लेकिन जब हमने शुरू किया था तो उस समय बच्चे ऐसे थे, बोक्सा बच्चे तो खासकर यहाँ ऐसे थे कि उनको पढ़ाई का कोई रुझान नहीं था, पढ़ाई करना। उनके पेरेंट्स भी नहीं जानते थे कि बच्चों को पढ़ाना है। मैंने कहा यहाँ पर प्राइमरी स्कूल तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो। जब मैं घर गई इनके, इन्होंने कहा कि
स्कूल जाने से इसके दादाजी खत्म हो गए, इसकी माँ को बुखार आ गया, मेरा पुराना लड़का खत्म हो गया, ऐसी सोच उनके अंदर थी। तो मैंने फिर इनके बीच में जा के कीर्तन के माध्यम से उससे मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, पढ़ने से कोई नहीं मरा आज तक, ना कोई बीमार होता है। पढ़ने से हमारे देश के जितने भी महान विभूतियाँ हैं बिना पढ़े लिखे थोड़ी बने इतने बड़े बड़े पदों पर हैं। तो उनको धीरे धीरे मैंने एक कीर्तन का माध्यम बनाया। उनके बीच में मैं कीर्तन करती थी शाम को 4 बजे से। आप उनको मोटिवेशन किया मैंने उनको इस तरह से, तो उनका दिमाग परिवर्तन हुआ, स्कूल आना शुरू हुआ उनका। ठीक से 2001 से 2003 में मैंने अस्थायी मान्यता ली इसकी प्राइमरी की। उसके बाद फिर 2007-08 में मैंने जूनियर की मान्यता ली। तो 2011 तक तो हमारा बिल्कुल ऐसे ही चला। उसके बाद जब एक बार हम लोग ऐसा हो गया था कि बच्चों को किताब नहीं मिल रही थी, गवर्नमेंट ने किताबें बंद कर दी थी मार्केट में, मुझे बड़ी दिक्कत आने लगी थी। CRC वाले सुरेंद्र सिंह रावत जी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, वो भी एक सामाजिक आदमी थे। वो कहते थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, किताब हम आपको देंगे। और उसके बाद शायद किसी ने शिकायत कर दी कि प्राइवेट विद्यालय को किताब देते हैं, तो किताब बंद हो गई। मैंने 1 साल की किताब 2-3 साल चलाई इस तरह से। मैंने कहा कहाँ कैसे होगा, क्या होगा। तो उसके बाद फिर किताब भी बंद हो गई, तो किताबें भी फट गई। तब मैं पौड़ी गई पहले सीधे, वह उस समय से चावल कटी थी हम साहब। तो DM साहब ने कहा आपका आना मेरे साथ सदस्य विद्यालय शुरू कर रही हूँ, शुरू कर रखा हमने। और उस समय 2010 की बात है। तो अब उनको बुक्स नहीं मिल रही हैं, कैसे होगा। उनके द्वारा बुक्स प्रोवाइड की गई। जावलकर साहब जी ने तुरंत फोन किया सारे विभाग में कि ये इस विद्यालय को आप जानते हैं, किसका विद्यालय है, कौन चलाते हैं, पिताजी का नाम क्या है, कौन है वो, और इनको किताब दीजिए, ये फ्री में किताब कर रहे हैं। तो उन्होंने बाल साथी को भी फोन किया। जब मैं घर आई तो सीधा मुझे फ़ोन आने लग गए सब, CRC से भी मैडम किताब दी जाएगी किताब। इस तरह से मतलब एक विद्यालय का स्वरूप तैयार हुआ। उसके बाद फिर जावलकर जी ने कहा कि बहुत अच्छा विद्यालय चला रहे हैं। उन्होंने मंगला माता जी को बताया, मंगला माता जी बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने 2011 में 11 सितंबर सन 2011 में विद्यालय को खोल दिया। उस समय हमारे बच्चों को सारी सुविधाएं मिलने लगी थी। मेरी टीचर्स को भी थोड़ा थोड़ा अपना, पहले जिन्होंने मेरे साथ फ्री में काम किया उन्होंने उनको थोड़ा जी, कुल मिलाकर के बड़ी विकट परिस्थितियों में जो है कि इस विद्यालय को खड़ा किया गया और आज जो है स्टेब्लिश है, यानी कि सारी सुविधाएं मिल रही है हंस फाउंडेशन की तरफ से भी और सरकार की तरफ आज बहुत सरकार की तरफ से नहीं है, हंस फाउंडेशन की तरफ सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई किसी प्रकार की आज तक हमने ली भी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा परिश्रम किया, इस विद्यालय को आगे बढ़ाने का काम किया, जो कि स्वर्गीय मान सिंह जी उनको यहाँ एक उपाधि दी गई है महात्मा गांधी की। अध्यक्ष और संरक्षण जो है कि सुरेंद्र लाल आर्य जी हैं, जो कि विभिन्न संस्थाओं में जो है लगातार अपनी सेवा देते रहे हैं निस्वार्थ भाव से। और आज भी इस वक्त वो इस विद्यालय में इस कार्यक्रम में, जो कि आज पुण्यतिथि है श्रीमती स्वर्गीय शशि प्रभा रावत जी की, जो स्वर्गीय मान सिंह जी की धर्मपत्नी थी, उनके इस पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र लाल आर्य जी। ये बताइए कि स्वर्गीय मान सिंह जी रावत जी और स्वर्गीय श्रीमती शशि प्रभा जी की क्या पृष्ठभूमि रही है जनसेवा? श्री मान सिंह रावत जी लक्ष्मी आश्रम कौसानी में रहे। इससे पहले वहाँ पर शशि प्रभा जी अध्ययन कर रही थी और वहीं पर राधा बहन और सरला बहन जी की देखरेख में उनके विचारों के अनुरूप उनकी शादी हुई। उसके बाद जब एक ये ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं लोग तो फकीरी से विलासिता की ओर जाते हैं, लेकिन मान सिंह रावत जी और शशि प्रभा रावत जी ऐसे रही हैं जो विलासिता से फकीरी की ओर आए। उनका अपना मोटर गाड़ियों का कारोबार था, उनके बड़े भाई शंकर सिंह रावत जी का, लेकिन उसको छोड़कर उन्होंने ये रास्ता अपनाया। उस जमाने के 53 के MSW थे और टाटा कंसल्टेंसी ने उनको अमेरिका भेजने के लिए बोला था। और उनके विचार करते रहे, उनके मन में आया कि अगर मैं अमेरिका जाऊंगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे ठीक ठाक हो जाएंगे, लेकिन इससे समाज को क्या मिलेगा। और उन्होंने सोचा कि मुझे समाज सेवा के क्षेत्र में ही उतरना है और उन्होंने उसको ठुकरा दिया। सन 1953 के आसपास ही भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे जी इसी कंडी रोड के रास्ते यहाँ पर आए थे, अब्दुल खाता
जिस कंडी रोड के आज बात हो रही है श्रीलंका लावड़ा, तो सन यहाँ पर आए थे और यहाँ पे बरगद का पेड़ था, वहाँ पर मीटिंग हुई और उन्होंने भूदान आंदोलन के बारे में लोगों को बताया और मान सिंह रावत जी और उनके साथी सब बद्रीनाथ यात्रा पर गए। हमारे पास जमीन होगी, तो इस मुहिम को चलाते चलाते उन्होंने विश्व मैत्री यात्रा की और उसमें बिनोबा जी के साथ भी कहीं कहीं पर वो रहे। उसके अलावा बहुत से लोग सर्वोदय के रहे और वो सर्वोदय के होकर रह गए और उनकी एक इच्छा थी कि किसी देश में जाति पाति धर्म संप्रदाय वर्ग भेद संप्रदाय और राजनीति का जो स्वरूप इस समय बन गया है, इसके वो घोर विरोधी थे। वो भी कहते थे कि जो भी हो हमारे आपसी सूझबूझ से और आपसी समझ के द्वारा होनी चाहिए। मैं मान सिंह रावत जी की विचारधारा का एक उदाहरण देता हूँ कि जब धुमाकोट से वो उपचुनाव लड़ रहे थे भुवनचंद खंडूरी जी, तो उन्होंने एक लेटर बनाया कि इसको मतलब उनको निर्विरोध चुना जाना चाहिए। मतलब ठीक ठाक समझते उन्होंने अपने सरल मन से ये कह दिया। उन्होंने वो मुझे दिखाया, मैंने कहा भाई जी तो फिर लोग इसका अलग अलग मतलब लगाएंगे और इसको हटा दीजिए। फिर उन्होंने वो हटाया, कहने लगा आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम जिस ढंग से सोच रहे हैं उस ढंग से लोग उसका दूसरा ढंग सोचेंगे। तो इस ढंग के सरल व्यक्तित्व के धनी थे वो, उनके बारे में जितना कहा जाए कम है, लेकिन ऐसे शख्स आज के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है। और उनको जब जमनालाल बजाज अवार्ड मिला वो दिसंबर 15 में, तो उन्होंने उस चेक को ला के वहाँ पर उन्होंने बस हाथ लगाया, उसके बाद मैं इनको कोठारी को दे दिया। यहाँ आने के बाद फिर मुझे दे दिया कि आप इसका जैसा ठीक समझे। उनका कहना ये था कि मेरी ये मेहनत का पैसा नहीं है, मेरा इसमें कोई श्रम नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है उसको जाए। लेकिन और मैं भी इस पक्ष में था कि जो भाई जी चाह रहे हैं वही हो। तो फिर भी एनकेन जैसे भी उनका नाम जोड़ा, बल्कि उन्होंने यहाँ तक दिया कि मान सिंह तो एक गुंडा भी था और वो चंबल की घाटी में उन्होंने काम करा था। तो मान सिंह वहाँ पे एक बहुत बड़े डकैत कह सकते हैं। असल में वो जो लोग थे चंबल वाले, वो भी मतलब सताए हुए थे, क्योंकि मैं उन लोगों से मिला एक गांधी आश्रम है जोरा ग्वालियर के पास मध्य प्रदेश में। मैं वहाँ एक कार्यक्रम में गया तो मैंने उन लोगों की पीड़ा देखी, जो पुराने दस्यु थे उनसे मिला, तो वहाँ पर आए हुए थे। तो सबकी एक ही पीड़ा थी कि वहाँ पर बहुत उत्पीड़न हुआ है, उन लोगों की जमीनें छीन ली गई हैं, उनको वापस नहीं की गई। उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो स्वेच्छा से या जिसके खून में कोई ऐसी जज्बात रहे हों, ऐसे मतलब कुछ करने की विपरीत दिशा में जाने की कोई सोच रही हो। तो वहाँ पर एक डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी थे, जिनके नेतृत्व में सन 72 में उन दस्युओं ने समर्पण करा और उसमें बहुत सर्वोदयी लोग वहाँ पर गए थे, उसमें भाई जी भी थे। तो वो 14 अप्रैल का दिन था 1972। तो तब से ही वहाँ पर एक कार्यक्रम होता है डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी बिनोबा जी की स्मृति में, और उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने वहाँ पर समर्पण किया। तो आज भी उस कार्यक्रम को हर साल करते रहते हैं। तो ऐसे महापुरुष श्री मान सिंह रावत जी थे, वो चाहते थे पढ़े लिखे थे, क्या नहीं कर सकते थे उस जमाने में, लेकिन उन्होंने सेवा का मार्ग चुना। और वो जब बिनोबा जी से प्रभावित हुए तो वह गांधी आश्रम राजघाट गए और वहाँ पर उन्होंने अपने सारे कपड़े उतारे और एक गमछा वगैरह लिया और एकदम से खाली हुए वस्त्र पहन के चल पड़े। और उसके बाद वो 4 साल बाद वापस घर लौटे। विश्व मैत्री यात्रा बिनोबा जी के निर्देशन में चल रही थी। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर उनकी सोच शिक्षा का महत्व जानते थे। उन्होंने बुक्सर जनजाति के बालकों के लिए शिक्षा का विस्तार हो, विस्तार भी क्या वो तो आधार रखा जाए, क्योंकि लोग इतने अंधविश्वासी और पाखंडी और इससे दूर दूर रहते थे। तो उन लोगों ने वहाँ पर मान सिंह रावत जी, शशि परवार रावत जी, श्रीमती मंजू रावत जी और विनय भाई और उनके परिवार वालों ने बड़ी मेहनत से इस स्कूल को स्थापित किया है, उसको सींचा है और यहाँ तक पहुँचाया कि आज जिस स्थिति में इनका बहुत बड़ा योगदान है, जितना सराहा जाए कम है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहती, आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आप हमारी बात में धन्यवाद।